हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। और ये जो इकोनॉमिक्स है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो हमारी सेकंड बुक है 12th क्लास में। उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं और जो भी टॉपिक्स बनते हैं उन पर बात करेंगे, और जो हमारे मिड टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है ना। तो ये वन शॉट वीडियो होगी, इसमें हमारा जो भी सिलेबस है मिड टर्म का वो कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इस पे आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स वगैरह है जो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है। साथ ही अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो eklavyastudypoint.com नाम से है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स हैं या एमसीक्यू हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो देश था वो 1947 तक ब्रिटिश उपनिवेश में था। तो उस समय जो था हमारे यहाँ जो उन्होंने क्या किया, हमारा आर्थिक शोषण बहुत किया, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता की पूर्व, यानी अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है। तो देखिए पहली इसकी विशेषता देखिए अगर हम, तो ये स्थिर अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। स्थिर अर्थव्यवस्था मतलब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर थी, जिसमें आय में बहुत कम वृद्धि, यानी हमारे यहाँ क्या था, आय में जो वृद्धि थी वो बहुत कम थी। साथ ही 1860 से 1925 के बीच प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर जो थी वो 0.5% से भी कम थी। यानी एक तो हमारे यहाँ क्या था, आय के साधन नहीं थे, और आय के साधनों की अगर बात करी जाए, प्रति व्यक्ति आय देखी जाए, जो एक देश की जो जनसंख्या को किस तरह से वो विकास कर रही है उसके पैमाने पर नापा जाता है, तो वो भी काफी कम थी, यानी 0.5%। और 1925 से 1950 के बीच यह घटकर 0.1 प्रतिवर्ष रह गई। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर थी, उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था। ठीक है। सेकंड, जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी हमारी एक, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी 1947-48 में केवल 230 रुपए प्रति व्यक्ति थी। ये एक समस्या थी। देश के बड़े हिस्से में गरीबी थी, जहां लोगों के पास पर्याप्त भोजन, कपड़े और आश्रय भी नहीं था। यानी जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो जरूरतों की जो बेसिक नीड थी वो भी भारत में जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और बेरोजगारी दर जो थी वो बहुत अधिक थी। ठीक है। कृषि में पिछड़ापन था, यानी उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्धारित थी, और इसके कारण वहां पे अगर हम देखते हैं तो लगभग 72% जो कामकाजी आबादी थी वो सिर्फ किस में लगी हुई थी, कृषि में लगी हुई थी। और वहां पर भी उत्पादन इतना नहीं था। क्यों? क्योंकि कृषि हमारी पिछड़ी हुई थी, प्रौद्योगिकी और नई तकनीकों का इस्तेमाल हो नहीं रहा था, पुरानी तकनीकों से कृषि हो रही थी, तो इसलिए भी हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था थी वो काफी पिछड़ी हुई थी। इसके बावजूद कृषि की जीडीपी में योगदान मात्र 50% था। यानी अगर देश की जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें मात्र 50% है। यानी देख सकते हैं आप 72% लोग जो थे वो कहां लगे हुए थे, कृषि में, और उसमें भी क्या था, पिछड़ापन था। औद्योगिक पिछड़ापन था। देश में बुनियादी और भारी उद्योगों का अभाव था, यानी हमारे यहाँ जो था उद्योगों पर कोई काम ही नहीं किया गया। ठीक है ना। बुनियादी यानी जो बेसिक उद्योग होते हैं, जो बेसिक सामान के उद्योग होते हैं वो भी नहीं थे हमारे पास। भारी उद्योग तो छोड़ ही दो आप। मशीनों का उत्पादन बहुत कम था, यानी हमारे यहाँ क्या था, तकनीकों पर ज्यादा विचार नहीं किया जा रहा था, मशीनों का तो बिल्कुल ही कम योगदान। लघु व कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो गए, यहां तक कि क्या क्या अंग्रेजों ने हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनको भी खत्म करने का काम किया था। खराब बुनियादी ढांचा, तो हमारे यहाँ जो बुनियादी ढांचा था, जैसे संचार, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन के ढांचे का विकास बेहद कम था। यानी हमारे यहाँ जो बेसिक सुविधाएं होती, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि किसी देश का या किसी जगह का विकास किया, जैसे संचार, परिवहन और ऊर्जा, तो ये चीज भी जो थी बहुत कमजोर थी। यहाँ पे इसके लिए कोई काम ही नहीं किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या विदेशी व्यापार कैसा था? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में, कि भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो स्वतंत्रता से पूर्व कृषि क्षेत्र में कैसी थी, औद्योगिक क्षेत्र में कैसी थी, और विदेशी व्यापार कैसा था। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में ये तीन जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो समझते हैं इसको।
सबसे पहले समझते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कृषि क्षेत्र। तो अगर कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर क्या थी, जमींदारी प्रणाली थी, यानी जमींदारों को खेत दे दिए जाते थे और जमींदार किसानों से कृषि करवाते थे और उसके बदले में उनसे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। ठीक है, तो ये एक बड़ी शोषणकारी नीति थी। कृषि का व्यापारीकरण किया गया, यानी हमारे देश के अंदर जो पहले खाद्य के लिए उत्पादन क्या करते थे किसान, उसको बदलकर क्या किया गया, व्यवसायीकरण, यानी व्यावसायिक कृषियों का उत्पादन किया गया, जैसे नील वगैरह हो गया, इन सब चीजों को क्या किया जाता था, उत्पादन किया जाता था। निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी कि जो हमारा उत्पादन था वो काफी कम था, यानी उत्पादकता क्षमता ही काफी कम थी। एक तो हमारी प्रौद्योगिकी का कुछ लेना देना नहीं था, अच्छे बीज नहीं थे, ठीक है ना, कोई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो इसलिए उत्पादन भी कम होता था। और क्योंकि किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो हमारे यहाँ भूमि की जो उत्पादकता थी वो भी काफी कम थी। उच्च स्तर की अनिश्चितता, तो हमारे यहाँ जो था अनिश्चितता इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ जो था सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, कभी बारिश हो जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, तो अनिश्चितता भी बहुत थी, जिससे हमारा कृषि स्तर जो था वो काफी पीछे चला गया। ठीक है, ब्रिटिश शासन के तहत विदेशी व्यापार की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो विदेशी व्यापार था वो कैसा था। तो देखिए हमारे यहाँ जो था प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और तैयार माल का आयातक, यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे देश में सारे जो कच्चे माल थे उसका उत्पादन करवाया और बदले में यहाँ से वो लेकर जाते थे और वहां से बना बनाया माल जो था वो भारत के अंदर बेचते थे। अंग्रेजों द्वारा व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण किया गया, यानी उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार लगा दिया कि भाई हम जिस चीज को चाहेंगे वही बाहर जाएगी बिकने के लिए और हम जो कहेंगे वो यहां पर आएगी। अधिशेष व्यापार लेकिन केवल अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए था, यानी जो भी अधिशेष व्यापार होता था, यानी जो भी बचता था, वो बचत का जो सौदा था वो अंग्रेजों ने अपने लिए रखा ताकि वो क्या कर सके, अपना ज्यादा विकास कर सके। यानी वो अपने लिए, यानी पैसे को क्या सोचते थे कि भाई जो भी पैसा आए, जो भी अधिशेष आए वो किसान के पास ना आके हमारे पास आए, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसका लाभ उठा सकें। इसलिए जो लाभ था वो कौन ले जा रहे थे, सारा ब्रिटिश ले जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो था बेसिक जो जरूरतें थी उनको भी पूरा नहीं किया जा पा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा जो था वो था हमारा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र जो था वो भी काफी हमारे यहाँ जो था वो संकट की स्थिति में था और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हस्तशिल्प का पतन किया। यानी हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज के नाम पर जो था वो क्या था, हाथ से बने हुए जो सामान थे वही जो थे बेचे जाते थे, उनकी मांग जो थी देश और विदेश में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति बना दी कि भाई कि हम उन्होंने क्या किया, जो हमारा यहाँ हस्तशिल्प बनता था उस पर ज्यादा टैक्स लगाते थे अगर वो बाहर बिकने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि हमारा सामान महंगा था हो जाता था। मशीन निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा थी, तो ये लोग क्या करते थे भाई कि जो हमारे यहाँ जो हाथ से बनता था सामान वो महंगा होता था और जो लोग जो मशीनों से बनाकर बाहर से यहाँ बेचते थे वो सस्ता होता था, तो इसलिए वो उनको क्या होता था, ज्यादा फायदा होता था। मांग का नया स्वरूप, ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव, और धीरे धीरे क्या हुआ, मांग का स्वरूप भी बदलने लग गया, एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया जो ब्रिटिश सामान था, जो ब्रिटिश संस्कृति थी उसको अपना रहा था, इसलिए ब्रिटिश का जो सामान था वो भी काफी ज्यादा बिकने लग गया था। रियायती दरबारों का समाप्त हो जाना, जो रियायती दरबारें होती थी वो हस्तशिल्प को काफी प्रोत्साहित करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जब दरबारों को ही खत्म कर दिया तो उन सब चीजों की भी धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्ति हो गई। भारत में रेलवे का आना, तो रेलवे का आना भी एक इंपॉर्टेंट था। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सामान था वो गांव-गांव तक आसानी से पहुंच जाता था और कच्चे माल को वो आसानी से वहां से लेकर विदेशों तक भेज देते थे। ठीक है ना, तो इससे भी क्या हुआ, हमारे यहाँ धीरे धीरे जो हमारी पारंपरिक जो हस्तशिल्प था उसका धीरे धीरे ब्रिटिशों ने क्या किया, पतन किया। ठीक है, आगे दूसरा जो था हमारे यहाँ आधुनिक उद्योग का धीमा विकास। तो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश द्वारा जो औद्योगिक विकास किया गया वो काफी धीमा था, वो अपने लिए ही जो उनको सही लगता था उसके लिए ही करते थे। उद्योगों का असंतुलित विकास, यानी हमारे यहाँ जो थे कोई भी जो बड़े उद्योग नहीं थे जिसे लगाकर क्या नहीं यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके। पूंजीगत वस्तु उद्योगों का अभाव था, तो हमारे यहाँ पूंजीगत वस्तुएं जो थी वो बनाई ही नहीं जाती थी। हमारे यहाँ क्या होता था, बना बनाया माल आता था, यहाँ पर पूंजीगत वस्तुएं नहीं बनाई जाती थी कि जिससे क्या हो सके, उसको बेचा जा सके। ठीक है ना, तो पूंजीगत कह सके तो मशीनें वगैरह जो थी हमारे यहाँ नहीं बनती थी, ये सब कहाँ से मंगानी पड़ती थी, जरूरत होती थी तो बाहर से आती थी, वो भी अंग्रेज अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। जीडीपी में कम योगदान, और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो था जो आधुनिक उद्योग जो था उसमें जीडीपी का बहुत कम योगदान देखने को मिलता है भाई, कि हमारे यहाँ क्योंकि उद्योग था ही नहीं तो जीडीपी में कम योगदान रहेगा ही।
सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन का सीमित क्षेत्र, और हमारे यहाँ जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो जो था वो कहीं से भी सफल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्यों नहीं सफल हो पा रहा था? क्योंकि इसके लिए कोई काम ही नहीं किया गया था। हमारे यहाँ सरकारी उद्योगों की बात करें तो ऐसी कुछ थी ही नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र जो था वो भी उतना विकसित नहीं हो सका जो लोगों की गरीबी और बेरोजगारी को क्या कर सके, दूर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ सकारात्मक प्रभाव। अब देखिए, जो ब्रिटिश आए तो क्या यहां पर उनके आने से सारा नेगेटिव ही इंपैक्ट पड़ा था, नकारात्मक ही प्रभाव था? नहीं, ब्रिटिश ने कुछ अच्छे काम भी किए थे भारत के लिए, जिससे भारत को काफी फायदा हुआ था। इसमें सबसे पहले था रेलवे की शुरुआत। तो रेलवे की स्थापना ने माल और कच्चे सामानों की तेज आवाजाही को संभव बनाया, जिससे बाद में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। तो देखो, एक चीज अच्छी इन्होंने करी थी अंग्रेजों ने कि वो हमारे यहाँ क्या लेकर आए थे, रेलवे लेकर आए थे, और रेलवे से जो था सामान का लेन देन जो था वो आसानी से हो जाता था। और जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भी भारत ने इस प्रक्रिया को जारी रखा। कृषि का व्यवसायीकरण। तो कृषि का जो पहले हमारे यहाँ क्या होता था, सिर्फ निर्वाह के लिए कृषि होती थी। अंग्रेजों ने आके हमें बताया कि भाई कृषि जो है वो व्यवसायीकरण के लिए भी की जा सकती है। तो औपनिवेशिक शासन ने किसानों को बाजार में नई संभावनाएं दी, जिससे वे अपने उत्पादन को बेचने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने गन्ने की खेती, चाय की, और उसके बाद जूट की, कपास की, ये सब जो खेती जो थी वो किसने शुरुआत कराई? यहाँ पर अंग्रेजों ने। तो इससे हमें क्या पता लगा कि भाई जो कृषि का है वो व्यवसायीकरण भी किया जा सकता है और वहां से भी पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत करी थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह मौद्रिक प्रणाली जो थी वो अंग्रेजों की ही देन थी, जिसने व्यापार को क्या किया, काफी सुगम बनाया। ठीक है ना, तो ये भी उनकी एक अच्छी देन थी। आगे देखते हैं, प्रभावी प्रशासन। तो ब्रिटिश शासन ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी, जिसने भविष्य के आर्थिक और राजनीतिक विकास में क्या करी, मदद करी। तो हमारे यहाँ जो प्रशासन व्यवस्था थी, पहले हमारे यहाँ राजशाही चलती थी, तो राजा के हिसाब से शासन चलता था। लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था शुरू करी, यानी छोटे से लेकर बड़े स्तर तक प्रशासन कैसे चलाया जाता है, ये सब जो सीख दी वो किसने दी? ब्रिटिश शासन ने हमें दी थी। नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, जैसे रेलवे हो गए, सड़क निर्माण हो गया। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए थे, जिससे लोगों को क्या मिला, रोजगार हुआ। यानी रोजगार के नए अवसर जो बताए कि भाई किस तरह से क्रिएट किया जा सकते हैं। साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया। तो उन्होंने बहुत सारी नई नीतियां बनाई थी, बहुत सारी शैक्षिक नीति वगैरह भी लेकर आए थे। तो इससे भी भारत को काफी जो था वो फायदा हुआ, या सकारात्मक कहा जा सकता है, देखने को मिलता है। अकाल पर नियंत्रण। तो तेज परिवहन साधनों ने खाद्यान्न की आवाजाही को आसान बनाया, जिससे अकाल की स्थिति में नियंत्रण पाया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, जब तेज परिवहन आया, जब अंग्रेजों ने चाहे वो रेलवे हो गया हो, चाहे सड़क परिवहन को जब विकसित किया, तो उससे ये फायदा हुआ कि जो पहले क्या होता था, अकाल वगैरह पड़ जाते थे और संसाधनों को उस क्षेत्र तक पहुंचाना मुश्किल होता था। तो ये चीज जो थी वो थोड़ी कंट्रोल हुई और अकाल में जो है थोड़ा नियंत्रण पाया गया। ठीक है ना, तो ये भी अंग्रेजों का एक जो था वो सकारात्मक कदम था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान जनसांख्यिकीय रूपरेखा कैसी थी? यानी जब ब्रिटिश प्रशासन हमारे यहाँ चल रहा था तो उस समय भारत की जो जनसांख्यिकीय परिस्थिति थी वो किस प्रकार थी? ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। यानी जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जो था हमारे यहाँ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक थी, जिसने भारत जनसंख्या के संक्रमण से पहले चरण में था, यानी 1921। तो भारत जो पहले चरण में था, जैसे आपको पता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं जनसंख्या संक्रमण की, तो भारत जो था वो पहली स्थिति में था। यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी। ठीक है ना, और स्वास्थ्य सेवा भी कह सकते हैं अच्छी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो इस वजह से जो था कि हमारे यहाँ जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा थी। आगे, इसे महान विभाजन का भी कार्य कहा जाता है, क्योंकि 1921 को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है, जब भारत ने जनसंख्या संक्रमण के दूसरे चरण में प्रवेश किया। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है महान विभाजन क्या था। तो ये वो विभाजन था जब 1920 के बाद, यानी पहले चरण से जनसांख्यिकी दूसरे चरण में भारत ने प्रवेश किया, तो उसे क्या कहा जाता है? महान विभाजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम साक्षरता दर। तो देखिए, उस टाइम जब ब्रिटिश प्रशासन था तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर था वो काफी कम था। औपनिवेशिक काल में साक्षरता दर केवल 16% से कम थी और महिला साक्षरता दर लगभग 7% थी। यानी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पुरुषों में भी जो साक्षरता काफी कम थी और महिलाओं की बात की जाए तो उनकी स्थिति तो बिल्कुल ही दयनीय थी। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ देखा जाता है, जो जनसंख्या रूपरेखा उस समय थी जब ब्रिटिश का शासन था हमारे यहाँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उच्च
शिशु और मृत्यु दर थी, तो शिशु मृत्यु दर लगभग 218 प्रति हजार थी, यानी हर 1000 जन्मे बच्चे में 218 शिशु 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते थे, ठीक है ना। तो उच्च शिशु मृत्यु दर थी, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं उस टाइम उपलब्ध नहीं थी, अस्पताल वगैरह थे नहीं, तो इस वजह से भी क्या था कि उच्च शिशु मृत्यु दर थी उस समय, ठीक है ना। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे हमने बात ही करी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं या तो अनुपलब्ध थी या अपर्याप्त थी, यानी एक तो वैसे भी बहुत कम सुविधाएं थी और जो थी भी वो सबकी पहुंच से बाहर थी, ठीक है ना, जिससे जल और वायु जनित बीमारियां काफी फैलती थी। तो उस समय क्या था कि लोगों में जागरूकता नहीं थी, तो इसलिए जो जल और वायु जैसी जो डेली बेसिस की चीजें हैं उनसे उनमें जब प्रदूषण होता था तो उनसे क्या होता था, काफी बीमारियां फैलती थी। तो एक ये समस्या थी उस टाइम, ठीक है। तो कह सकते हैं इस तरह से ये जो हमारे हैं उस टाइम ब्रिटिश के टाइम जो थी, ये सारी जो हम देखते हैं जनसंख्या में जो थी वो समस्याएं थी, क्या कह सकते थे किस तरह से था, ठीक है ना। एक और चीज देख सकते हैं, कम जीवन प्रत्याशा थी। जीवन प्रत्याशा लगभग 44 वर्ष थी, जो स्वस्थ सुविधाओं की कमी का परिणाम थी। तो हमारे यहाँ जो था उस समय जो एक एवरेज अगर देखा जाए तो जो जीवन प्रत्याशा थी वो केवल 44 वर्ष ही थी, ठीक है। अगला, गरीबी का उच्च स्तर था, तो औपनिवेशिक काल में व्यापक गरीबी थी, प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम थी, जिससे जीवन स्तर निम्न था। तो हमने देखा कि भाई व्यापक गरीबी थी, क्योंकि वहां पे हमने पहले भी देखा कि प्रति व्यक्ति आय काफी कम होती थी और जो बेसिक जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए क्या था, गरीबी काफी थी, ठीक है ना। तो गरीबी का जो हाल था वो बहुत बेहाल था, ठीक है ना, और जीवन स्तर की जो बेसिक सुविधाएं थी लोग वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो था ब्रिटिश टाइम में जो जनसांख्यिकीय व्यवस्था या जो समस्याएं थी वो थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घ अवधि के लक्ष्य क्या थे। तो भारत में देखिए पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए कुछ लक्ष्य रखे थे, कुछ नियोजन लक्ष्य रखे थे कि भाई किस तरह से हम अपना आर्थिक विकास कर सके। तो उनमें जो एक चीज थी वो थी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। और पंचवर्षीय योजना जो थी वो एक दीर्घ अवधि के लिए रखी गई लक्ष्य था कि भाई इसमें हम किस तरह से अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या लक्ष्य था इसके अंदर, जीडीपी को बढ़ाना अपने, यानी जीडीपी वृद्धि थी, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना था। देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया, का विकास और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना था। तो पहला लक्ष्य ये था, ठीक है। दूसरा, समानता, हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी हो और समाज में धन संसाधनों का समान वितरण हो, क्योंकि उस समय क्या था, गरीबी काफी ज्यादा थी, तो इसलिए ऐसा ना हो कि विकास केवल एक तबका कर जाए, तो सबको समानता के आधार पर जो विकास को लेकर चलना था, ये जो था इस योजना का लक्ष्य था, ठीक है। आधुनिकीकरण, नई तकनीकों और सोच को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि और महिलाओं को समान अधिकार देना भी शामिल था, ठीक है ना। तो आधुनिकीकरण की बात करी गई कि भारत के में क्या लाया जाएगा, आधुनिकीकरण लाया जाएगा, ठीक है। नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, नई सोच को अपनाया जाएगा, महिलाओं को भी क्या है वो अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। अगला, आत्मनिर्भरता, विदेशी आयतन पर निर्भरता कम करना और अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। तो मेन सबसे मकसद ये था भाई आर्थिक विकास में कि आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी हम क्या करेंगे कि भाई अपने देश के अंदर हर चीज का उत्पादन करेंगे, विदेशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक है। पूर्ण रोजगार, सभी को रोजगार के अवसर देकर समावेशी और न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना था, यानी ये सोच थी कि भाई कि पूरे देश के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और सबका विकास किया जाएगा, ठीक है। तो 1950 से 1990 के बीच भारत में कृषि सुधार के लिए बनाई गई प्रमुख नीतियां क्या थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि भाई 1950 से 1990 के उस टाइम भारत जो था कृषि प्रधान देश था, आज भी भारत कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा लोग जो है वो कृषि में इन्वॉल्व हैं। तो क्या काम किए गए 1950 से 1990 के बीच में भारत में कृषि के सुधार के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या सुधार था, जमीन सुधार कानून, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, बटाईदारों को सुरक्षा और किसानों के लिए भूमि स्वामित्व सुनिश्चित किया गया। यानी उस टाइम क्या था कि बहुत लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी, कम लोगों के पास कम जमीनें थी, तो क्या किया गया, जमींदारी प्रथा को हटाया गया। सबसे पहले जो टैक्स सिस्टम था, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी और वो टैक्स वगैरह लेते थे, तो इसको खत्म किया गया। बटाईदारों को सुरक्षा दी गई, यानी जो भाई बटाई पे कृषि करते थे तो उनको उनके उत्पादन का हिस्सा कम मिलता था, तो उसको सुनिश्चित किया गया। और साथ ही जिन किसानों के पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें भी दी गई। सामूहिक कृषि की व्यवस्था करी गई, किसानों को संगठित करके उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन में सुधार लाने की पहल करी गई। तो सामूहिक कृषि की शुरुआत करी गई कि भाई एक साथ मिलकर संगठित होकर अच्छे से क्या किया जा सकता है, कृषि को किया जा सकता है और प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है।
हरित क्रांति अपनाई गई थी। उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों को उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, विशेष रूप से गेहूं और चावल की फसलों में। तो हमें आत्मनिर्भर बनना था, हमारे यहाँ जो था खाद्यान्न फसलों की कमी थी, तो इसलिए हरित क्रांति का प्रोग्राम अपनाया गया था, जिससे हम क्या कर सकते थे, अच्छी बीज, सिंचाई और रासायनिक उर्वरक करके हम देश के अंदर जो खाद्यान्न संकट है उसको कम कर सकते थे। कृषि मूल्य का समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की स्थापना की गई, जिससे किसानों को उनके उत्पादकों के लिए उचित मूल्य मिल सके। ठीक है ना, तो एमएसपी की शुरुआत करी गई थी, कृषि मूल्य को समर्थन दिया गया भाई कि कृषि अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसान जो है अगर वो कृषि कर रहा है तो कम से कम जितना उसने अपनी लागत लगाई है उस लागत को तो कम से कम वो वसूल कर सके। इसलिए क्या किया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो थी वो घोषणा करी गई थी। कृषि अनुसंधान और शिक्षा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तार किया गया ताकि कृषि में नए अनुसंधान और तकनीकी सुधार किए जा सके। तो कुछ कृषि में सुधार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भाई कृषि कैसे करी जाए, नए किस्म के बीजों को कैसे यूज किया जाए, तो इन सब चीजों के लिए क्या किया गया था, अनुसंधान और शिक्षा की व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं, तो देखिए कृषि के लिए जैसे हमने देखा था अनिश्चितताएं थी, तो अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं जैसे भाखड़ नागल डैम, दामोदर घाटी का विकास किया गया, जिससे सिंचाई सुविधा, कृषि और उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो सिंचाई बहुत परियोजनाएं जरूरी थी, तो इन सब चीजों का विकास किया गया ताकि कृषि को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कृषि सुधार में हरित क्रांति का क्या महत्व था। तो जैसा हमने देखा कि भारत में क्या था, कृषि सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम जो था वो क्या था, हरित क्रांति था। ठीक है ना, तो हरित क्रांति का क्या महत्व था, तो देखिए इसमें पहला जो था महत्व वो था उत्पादन में वृद्धि करना। उन्नत बीज और तकनीकों से गेहूं चावल के उत्पादन कई गुना बढ़ गए, जिससे खाद्यान्न संकट समाप्त हुआ। तो एक फायदा हरित क्रांति का ये था कि भाई हमारे यहाँ जो थी खाद्यान्न की समस्या थी वो कम हुई, खाद्य सुरक्षा मिली, यानी भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, जिससे भूख और गरीबी कम हुई। ठीक है ना, तो एक ये फायदा हुआ। आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, पारंपरिक खेती से बदलकर आधुनिक तकनीकों और उर्वरों का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे कृषि अधिक उत्पादन करने लगी। तो आधुनिकीकरण आया, तो इससे आधुनिकीकरण से क्या हुआ, हमारे यहाँ जो कृषि की क्षमता थी वो धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ी, और जो हमारी उत्पादकता में जो कमी थी उसमें बढ़ोतरी हुई। ठीक है, आगे आय में वृद्धि, तो किसानों की आय, क्योंकि देखिए उत्पादन जब बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगा, किसान की आय में वृद्धि होगी। ठीक है ना, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में, तो इन दो क्षेत्रों में जो था हरित क्रांति का काफी फायदा हुआ और यहाँ के किसान जो थे वो काफी समृद्ध भी हुए और उनकी आय में भी जो थी वो काफी वृद्धि हुई। ठीक है, ग्रामीण विकास, रोजगार के अवसर बढ़े, सहायक उद्योगों का विकास हुआ, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ठीक है, तो हरित क्रांति से क्या हुआ कि लोग ज्यादा कृषि करेंगे तो ज्यादा तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा लोगों का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो क्या हुई, धीरे धीरे मजबूत होनी शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नीति संकल्प आईपीआर 1956 क्या था। देखिए ये तो हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस तरह से जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसको प्रोत्साहित किया गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वो होता है औद्योगिक क्षेत्र। तो इसलिए भारत में औद्योगिक नीति बनाई गई एक 1956, जिसके तहत हमारे यहाँ उद्योगों का जो था वो विकास करना था। ठीक है, तो औद्योगिक नीति संकल्प आईपीआर 1956 भारत में औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख नीति थी, जिसका उद्देश्य समाजवादी ढांचे में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। यानी मेन मकसद ये था कि हमें क्या करना था, अपना औद्योगिक विकास करना था। ठीक है ना, हमें अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको भी ध्यान में रखना था, जो निजी क्षेत्र थे उनको भी ध्यान में रखना था। तो इसीलिए क्या महसूस किया गया भाई कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे दोनों को फायदा हो सके। ठीक है, तो इसीलिए भारत जो लेकर आया क्या, औद्योगिक नीति संकल्प आईपीआर 1956। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, उद्योगों का जो था वो वर्गीकरण किया गया। ठीक है ना, तो उद्योगों की 3 श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी क्या थी, श्रेणी ए, इसमें 17 उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, ये कहा गया कि भाई कि ये सार्वजनिक क्षेत्र हैं और ये किसके नियंत्रण में रहेंगे, गवर्नमेंट के। यानी जो बड़े हैवी इंडस्ट्री थी उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने नियंत्रण में रखा। क्यों, क्योंकि भारत को अपना आर्थिक विकास भी करना था।
श्रेणी बी 12 उद्योगों में सार्वजनिक और निजी दोनों का निवेश था। तो इसमें यह कहा गया कि भाई इसमें दोनों क्या करेंगे, अपना नियंत्रण रखेंगे, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर क्या करेंगे, इन क्षेत्रों में काम करेंगे, इन उद्योगों में काम करेंगे। बाकी जो शेष बच गए उन उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए सरकार की निगरानी में। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, बाकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन भी जो था, यानी जो कहा गया कि भाई प्राइवेट क्षेत्र अपने पास रखेंगे, लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि भाई सरकार की निगरानी में रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करेंगे, सरकार के नियंत्रण में रहकर काम करेंगे। तो इसलिए हमारे उद्योगों को, यानी हमारे औद्योगिक विकास को संरक्षण देने के लिए क्या किया गया, ये 3 श्रेणियां बनाई गई। ठीक है। दूसरा, भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई थी। तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी को समान ख्याल रखा गया, क्योंकि भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो उन्होंने भाई क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र को भी और निजी क्षेत्र को, दोनों को एक साथ लेकर चलना था। तो इसलिए भारत ने क्या करा, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई और इन सब चीजों को क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है। लाइसेंसिंग प्रणाली की शुरुआत करी, जैसे हमने बोला ना, सरकार क्या करेगी, निगरानी रखेगी, ऐसा नहीं कि सबको इंडिपेंडेंट कर देगी। तो उद्योगों की स्थापना विस्तार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया कि भाई अगर आपको कोई भी काम करना है निजी क्षेत्र में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार की इजाजत चाहिए होगी, तब आप वो काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आई, यानी इससे क्या हुआ, पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला कि भाई कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और अपने लिए औद्योगिक व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो शुरुआत करी थी 1957 में, ताकि जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको क्या करा जा सके, विकास किया जा सके। ठीक है। साथ ही कर्मचारी सुरक्षा भी नियमित की गई थी, श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के लिए कानून बनाए गए, क्योंकि भाई जब औद्योगिक क्षेत्र होते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको भी कुछ कानून के तहत लाया गया, ताकि भाई उनकी भी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका ख्याल रखा जाए। ठीक है ना, उनके कल्याण के लिए भी काम किए जाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक सुधार में लघु उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित किया गया। तो देखिए हमारे यहाँ जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ी जो समस्या ये थी कि रोजगार की, और रोजगार जो था वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ दिया जा सकता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, यानी लघु उद्योगों में दिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि बड़े उद्योग उस तरह से विकसित नहीं हो पाए थे और बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन छोटे छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करके नौकरियों को, रोजगार के अवसर जो है वो दिए जा सकते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे सुधार किए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और बहुत सारी छूटें भी दी इनको। ठीक है। जैसे बड़ी फर्मों से सुरक्षा दी गई इन्हें, तो लघु उद्योग बड़ी कंपनियों के मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए सरकार ने इनके विकास के लिए कदम उठाया। क्योंकि भाई ये बड़ी जो छोटी छोटी फर्में होती हैं वो बड़ी फर्मों से मुकाबला नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या किया गया, इनको कुछ प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है ना। अगला, उत्पादकों का आरक्षण किया गया, यानी कुछ उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिए गए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कि कुछ उद्योग जो होंगे वो किसके नियंत्रण में होंगे, वो होंगे केवल छोटे, यानी छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं लघु उद्योगों में, उसमें क्या जो बड़ी कंपनियां हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगी। रियायतें दी गई लघु उद्योगों को, कम टैक्स और कम ब्याज दरों पर। ठीक है ना, बैंक ऋण जैसी सुविधाएं दी गई। तो इनको क्या किया गया भाई, टैक्स कम लगाया जाता था और इनको ऋण भी दिया गया, ताकि ये क्या कर सके, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोल सके और लोगों को रोजगार दे सके। ठीक है। तो अगर 1950 में ये लघु उद्योग जो थे, इकाई जो थी वह थी जो अधिकतम 5 लाख रुपए का निवेश करती थी। तो अगर हम बात करते हैं 1950 में, तो जो 5 लाख रुपए लगा के इंडस्ट्री शुरू करते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें लघु उद्योग कहा जाता था। ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं अभी वर्तमान की, तो इससे क्या कर दिया गया, अधिकतम जो निवेश है उसको 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी, अगर 1950 की बात करी जाए तो 5 लाख मानी जाती थी, और अगर आज की बात करी जाए तो वो जो जिन्होंने 1 करोड़ का निवेश कर रखा है तो वो किस में आती हैं, वो लघु उद्योग में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयात प्रतिस्थापन क्या था और भारत ने यह नीति क्यों अपनाई। देखिए आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि बाहर से सामान का आना। तो भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता था, इसलिए भारत ने यह नीति अपनाई थी। तो आयात प्रतिस्थापन का मतलब है आयात की जगह घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। यह नीति भारत की पहली 7 परियोजनाओं में अपनाई गई थी। इसके तहत आयातित वस्तुओं की जगह देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग किया गया। इसे लागू करने के सुरक्षा उपाय थे। तो ऐसा क्यों किया गया, देखो इसको लागू करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे और चाहते थे हमारे देश के अंदर जो सामान बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, हम उसका यूज करें, हम दूसरों पर निर्भर ना हो। ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने टैरिफ पॉलिसीज लगाई, यानी आयातित वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाए ताकि वे महंगी हो जाएं और उनका आयात कम हो। ठीक है ना। तो बाहर से कोई सामान नहीं लाना चाहते थे, इसलिए टैरिफ लगा दिया गया कि बाहर से अगर कोई भी सामान आएगा वो महंगा होगा तो यहाँ पे बिकेगा ही नहीं। दूसरा, कोटा भी निर्धारित किया गया, यानी कुछ वस्तुओं के आयात की अधिकतम सीमा तय कर दी गई।
ताकि घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिल सके। तो भाई ये कहा गया कि हम उसी सामान को लेकर आएंगे जिसकी जरूरत है, और जितनी जरूरत है उतना ही लेकर आएंगे। तो कोटा भी क्या कर दिया गया, वो निश्चित कर दिया गया। आयात प्रतिस्थापन के कारण क्या थे, तो देखिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव था। तो इसका मेन कारण तो यही था कि भाई हम विदेशी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर विदेशी प्रतिस्पर्धा में पड़ते तो हमारा सामान जो था वो नहीं बिक पाता। तो घरेलू उद्योग विकसित देशों की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें संरक्षण दिया गया, क्योंकि उनको पता था भाई कि वो जिस हिसाब के सामान बाहर बनते हैं उस हिसाब के सामान देश में तो बनते नहीं है। तो क्या होगा, बाहर की कंपनी आएंगी और सारे सामान का टेक ओवर कर लेंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। तो इसलिए क्या किया गया, संरक्षण दिया गया इनको। विदेशी मुद्रा की बचत करनी थी, विलासिता की वस्तुओं और आयात पर रोक लगाकर विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा की गई। तो देखिए हमारे यहाँ क्या था कि ये समझा गया कि भाई अगर हम क्या करेंगे, बाहर का सामान ज्यादा खरीदेंगे तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, जो विदेशों से व्यापार होता है विदेशी मुद्रा में होता है, तो उसको भी रोकने के लिए क्या किया गया, इस पर पाबंदियां लगाई गई, ठीक है ना। तो इसलिए आयात प्रतिस्थापन किया गया ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकें, अपने संसाधनों का यूज कर सकें और अपने सामानों को बनाकर और बेच सकें, ठीक है। तो ये मेन मकसद था आयात प्रतिस्थापन का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 1991 में कौन से आर्थिक सुधार किए या हुए वहां पर और क्यों। तो भारत में 1991 में कौन से आर्थिक सुधार हुए। तो जैसा आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो थी 1991 तक बहुत ही दयनीय स्थिति में आ चुकी थी। तो इसके लिए भारत में क्या करना था, आर्थिक सुधार करने जरूरी हो गए थे। तो इसलिए भारत ने क्या किया, 1991 में आर्थिक सुधारों का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया, जिसे एलपीजी सुधार कहा जाता है। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने और उसे अधिक खुली प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बनाने के लिए किए गए थे। तो भारत की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी 1950 से 1990 के बीच आते आते। तो इसीलिए क्या किया गया कि महसूस हुआ कि भाई कुछ आर्थिक सुधार करने जरूरी हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं और जो हमारी स्थिति है उस स्थिति से उबर सकते हैं। तो इसलिए भारत ने 3 नीतियां अपनाई, एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता है। मेन मकसद क्या था इसके अंदर, मेन मकसद यही था कि भाई आर्थिक विकास किया जाए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए और वैश्विक बनने की, यानी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ें, ठीक है। तो देखिए पहला जो कदम तो था वो क्या था, उदारीकरण था। तो सरकार ने व्यापार और उद्योग पर लगाए गए नियंत्रणों को कम किया। तो भारत ने क्या किया भाई, जो पहले क्या था कि देखा था हमने, आयात प्रतिस्थापन लगा रखा था कि भाई बाहर से कोई भी सामान आएगा नहीं, ठीक है ना, जाएगा नहीं, टैरिफ, कोटा, ये सब चीजें लगा रखी थी। और साथ ही क्या कर रखा था कि जो व्यापार थे, व्यापार पर ही प्रतिबंध लगा रखा था, भाई सामान देश के अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। और साथ में ये भी कर रखा था कि भाई कि प्राइवेट कंपनियां क्या बनाएंगी, लाइसेंसिंग व्यवस्था क्या, ये सब चीज जो थी, तो उसको कम करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो सरकार ने व्यापार और उद्योग पर लगाए नियंत्रणों को कम करने का प्रयास किया। पहला, लाइसेंस राज को समाप्त कर व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाया। भाई लाइसेंसिंग व्यवस्था खत्म कर दी गई कि भाई की जो कुछ मेन जरूरी चीजें हैं उन पर ही लाइसेंस लगेगा, ठीक है ना, बाकी चीजों पर क्या किया, लाइसेंस फ्री किया गया। विदेशी निवेश और निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। तो क्या किया गया भाई कि हम विदेशी निवेश, यानी बाहर के लोग आके हमारे देश के अंदर क्या करें, निवेश करें, ठीक है ना। और अपने उद्योग, निजी उद्योगों को छूट दी गई कि भाई कि पहले जो था लाइसेंसिंग व्यवस्था थी और निजी उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा था, उसको भी छूट दी गई, ठीक है। दूसरा, निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू का निजीकरण किया गया, जिससे सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों की निजी भागीदारी बढ़ी। तो पहले क्या था, गवर्नमेंट, जैसा हमने देखा था कि जो भी हैवी इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी थी, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे आर्थिक न्याय के चक्कर में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी या जो हमारे उद्योग थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, वो घाटे में आने शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि अगर हमें इस घाटे से उभरना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा, यानी निजीकरण करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पीएसओ यानी निजीकरण किया। बहुत सारे जो सरकारी एजेंसियां थी उनको क्या किया गया, उनके शेयरों को बेचा गया। तो निजी कंपनियों को पहले से आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई, जिससे प्रतिस्पर्धा और कुशलता बढ़ी। तो निजी क्षेत्रों में बहुत सारी चीज हमने देखा था, पाबंदियां लगा रखी थी कि भाई ये चीज जो है वो प्राइवेट कंपनियां नहीं करेंगी, लेकिन बाद में क्या दिया गया, उनको भी छूट दी गई। वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोला गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दरवाजे खोले गए। तो पहला काम क्या किया गया भाई कि वैश्विक बाजारों को खोलना बहुत जरूरी था, जिसपे रोक लगा रखा था। तो वैश्वीकरण का मतलब यही होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो इसलिए क्या गया, हमारे जो भी वैश्विक बाजार थे उन तक भारत की पहुंच को बढ़ाया गया।
एफडीआई और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दरवाजे खोले गए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया कि भाई विदेशी कंपनियां भारत के अंदर क्या सकती हैं, प्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकती हैं। इन सब चीजों को खोला गया और इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। भारत को विश्व व्यापार संगठन और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ अधिक एकीकृत किया गया। इसके बाद भारत की जो भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां थी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या WTO विश्व व्यापार संगठन हो, तो इन सब के साथ भारत ने क्या किया, एकीकृत किया, जिससे वहां से भारत को काफी फायदा भी हुआ। ठीक है ना। तो भारत ने 1991 में ये आर्थिक नीति यानी LPG अपनाई थी। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, भारत का जो था वो आर्थिक विकास जो था वो धीरे धीरे काफी समृद्ध होना शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के फायदे और नुकसान बताइए। तो ठीक है, तो यानी कि जो भारत ने अर्थव्यवस्था का जो एक नया पैमाना अपनाया, LPG उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया या वैश्वीकरण हो गया, तो क्या देश में इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हुए या इसका कुछ नुकसान भी हुआ? ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो इनको समझते हैं। देखिए 1991 के आर्थिक सुधारों के देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार में देखने को मिलते हैं, जैसे उच्च आर्थिक वृद्धि दर, यानी इससे क्या हुआ, कम से कम हमारी अर्थव्यवस्था जो थी काफी संकट में गुजर रही थी। ठीक है ना, वो उससे उभरा गया। उदारीकरण और निवेश ने GDP को तेजी से बढ़ावा दिया, ये फायदा हुआ। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, यानी FDI और FPI के उद्योगों में पूंजी और रोजगार के अवसर बढ़े। तो FDI और FPI आया, तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो था, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो बहुत सारे लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। निजी क्षेत्र का विकास हुआ, निजी कंपनियों का विस्तार हुआ और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो पहले निजी कंपनियां जो रिस्ट्रिक्टेड कर रखी थी कि भाई इन्हीं क्षेत्रों में काम करोगे, जब उन्होंने क्या किया, अच्छे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया, तो उससे फायदा हुआ। जैसे भारत के अंदर पहले देखा जाए तो टेलीकॉम में सिर्फ क्या होता था, MTNL होता था, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है ना, रिलायंस, ये सब जो चीजें आई, जियो वगैरह, तो इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इससे क्या हुआ, कस्टमर को ज्यादा फायदा हुआ। वैश्विक एकीकरण, भारत को वैश्विक बाजारों से जोड़ा गया, जिससे व्यापार बढ़ा। तो भारत ने क्या किया भाई, वैश्विक एकीकरण हुआ। पहले जो भारत अपना सामान बना रहा था वो प्रेफर दे रहा था कि भाई देश के अंदर ही बेचा जाएगा, अब वो विदेशों तक पहुंचा। विनिमय दर स्थिरता आई, तो रुपए की स्थिरता और व्यापार घाटे और मुद्रा भंडारण में सुधार किया गया। तो हमारे यहाँ जो रुपए की स्थिति जो बहुत कमजोर हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, उसमें स्थिरता आई, वो बाहरी व्यापार से, और जो मुद्रा, जो हमारे पास व्यापार घाटा था या मुद्रा की कमी थी, वो विदेशी व्यापार से क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोजगार सृजन हुआ, निजीकरण और विदेशी निवेश से नई नौकरियां बनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफी निवेश हुआ, बड़ी कंपनियां आई, तो इससे रोजगार भी काफी मिला। उपभोक्ता विकल्प मिले, यानी नए उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी, यानी जो पहले हमारे यहाँ सीमित सामान बन रहे थे, तो उससे क्या हुआ, नए उत्पादन आए देश के अंदर, नई नई टेक्नोलॉजी आई। ठीक है ना, बहुत सारी नई सेवाएं आई, तो इससे भारत में क्या हुआ, जो उपभोक्ता था उसको काफी फायदा हुआ। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ, आधुनिक तकनीक भारत में आई, यानी पहले जो भारत में आधुनिक तकनीक नहीं थी, वो सब आधुनिक तकनीक अब क्या हुआ, भारत के अंदर आने लगी, और इससे क्या हुआ, भारत को काफी फायदा भी हुआ। आर्थिक दक्षता हुई, यानी प्रतिस्पर्धा से उद्योगों की उत्पादकता और कुशलता बढ़ी। यानी जब क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो प्रतिस्पर्धा ने भारत के उद्योगों को क्या किया, और अच्छा बनने में क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो 1991 में आर्थिक जो सुधार हुए थे, तो ये जो थे, हम कह सकते हैं जो हमारे जो थे, ये सुधार के जो थे वो फायदे थे। ठीक है, अब समझते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रमुख नुकसान क्या थे, यानी जब 1991 में आर्थिक नीति अपनाई गई तो उसके नुकसान क्या हुए। तो देखिए, इससे क्या हुआ, आर्थिक असमानता आई, यानी उदारीकरण के बाद अमीर गरीब के बीच आर्थिक अंतर बढ़ा, जिसमें असमानता में वृद्धि हुई। तो ये देखने को मिलता है भाई, जिसके पास पैसा था, संसाधन थे, उसने क्या किया, इसका फायदा उठाया, तो वो क्या हो गए, और समृद्ध हो गए, और जिनके पास ये सारी चीजें नहीं थी, नहीं ले सकते थे, उनकी स्थिति क्या हुई, पहले जैसी ही रही या और खराब हो गई। कृषि की अनदेखी करी गई, यानी आधुनिकीकरण जब हुआ, जब नई आर्थिक नीति अपनाई गई, तो उससे क्या हुआ कि दूसरा और तीसरे क्षेत्र जो था वो काफी प्रोत्साहित हुआ, और कृषि क्षेत्र की जो थी इसमें अनदेखी करी गई। सुधारों का ज्यादा फायदा उद्योग सेवा क्षेत्र पर था, जबकि कृषि क्षेत्र पर कम ध्यान दिया गया। तो उद्योग और सेवा क्षेत्र जो थे, वो दो क्षेत्र थे, वो बढ़े, और जो हमारा कृषि क्षेत्र था वो काफी पीछे हट गया। बेरोजगारी देखने को मिलती है, निजीकरण के चलते सरकारी उपक्रमों में नौकरियों की कटौती हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया, तो इससे जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम हुआ, तो लोगों की वहां पे नौकरियां भी गई, ये भी एक नुकसान था। छोटे उद्योगों पर दबाव, विदेशी प्रतिस्पर्धा और बड़े उद्योगों के विकास से छोटे और मध्यम उद्योगों पर दबाव बढ़ा। ठीक है ना, तो ये घाटा हुआ, क्योंकि भाई विदेशी प्रतिस्पर्धा, यानी जो विदेशी कंपनियां आती हैं वो अच्छा सामान, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आती हैं, तो उनका जो था फायदा ज्यादा हुआ, और जो छोटे उद्योग थे उनको जो है काफी नुकसान हुआ।
ठीक है। आयात निर्भरता, वैश्वीकरण के कारण आयात पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा किस पे निर्भर हो रहे हैं? विदेशों पर ज्यादा निर्भर हैं, हमारे यहाँ सामान ज्यादा आयात हो रहा है, तो ये भी क्या है? एक समस्या ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? जो हमारे देश के अंदर 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जिसके अंदर क्या किया गया था? 500 और 1000 के रुपए के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। रात को 8 बजे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारे 500 के और 1000 के नोट हैं, आज से लीगल नोट नहीं रह जाएंगे, इनको बंद किया जाएगा। ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? क्यों किया गया था? तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई काले धन और भ्रष्टाचार को रोका जा सके, क्योंकि लोग क्या करते हैं? काला धन इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को दिखाते हैं और बहुत सारा पैसा क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है ना, भ्रष्टाचार से जो कमाया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा भाई अगर इन नोटों को, क्योंकि ये बड़े नोट होते हैं और लोग क्या करते हैं? इन्हीं बड़े नोटों को स्टोर कर रखते हैं, अगर इनको बंद ही कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जिन्होंने ये सब चीजें करके पैसा जमा कर रखा है, तो क्या होगा? उनको कोई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो एक ये मेन मकसद था। दूसरा, जाली नोटों पर रोक लगाना, यानी अवैध जाली नोटों को खत्म करना। यानी जो आपको पता है कि भाई नए नोट छाप लिए जाते हैं सेम, तो उन नोटों को जब सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारी इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा भाई कि अगर ये नोट ही बंद कर दिए जाएंगे तो जितने भी जाली नोट सर्कुलेशन है वो क्या होंगे? उनका कोई फायदा ही नहीं होगा, वो बंद हो जाएंगे अपने आप ही। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, डिजिटल भुगतान और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। तो गवर्नमेंट का ये बोलना था भाई कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? कैशलेस यूज करना चाहिए। ठीक है, डिजिटल करना चाहिए, ताकि इससे क्या हो सके कि जो काला धन और भ्रष्टाचार जैसी चीजें हैं वो ना हो सके। तो ये मेन उद्देश्य था। परिणाम क्या हुआ इसका? तो देखिए, अल्पकालीन असुविधा यानी नकदी की कमी और बैंकों में लंबी कतारें लग गई, ये इसकी परिणाम था। डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई, लेन देन में बढ़ोतरी हुई, ये कहा जा सकता है। काले धन पर आंशिक नियंत्रण, तो काला धन और कुछ हद तक सामने आया लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। ठीक है, या काला धन खत्म करना था या जाली नोटों को रोकना था, तो ये पूरी तरह से खत्म तो नहीं कह सकते हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ तो इन पर रोक लग पाई थी। ठीक है। अगला एक टॉपिक है जो क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी क्या है? तो देखिए, जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिससे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रत्यक्ष करों को एकजुट कर सरल बनाना था। देखिए, भारत में पहले बहुत सारे टैक्स सिस्टम थे और उनको समझना और उनको देना बड़ी समस्या का काम होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नई टैक्स पॉलिसी लेकर आए, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब यह था कि भाई सारे टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स कर दिया जाए ताकि कोई समस्या ही ना आए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? कर संरचना का सरलीकरण करना था, यानी कर अनुपालन को सरल और पारदर्शी बनाना था, कि भाई सबको पता हो कि कौन सा कर कितना दिया जा रहा है, तो ये सब पता हो। कर आधार का विस्तार करना, अधिक लोगों को कर दायरे में लाना, कि भाई इससे क्या हो कि ज्यादा लोग क्या हो कर के दायरे में आ जाए। दोहरा कराधान समाप्त करना, वस्तु और सेवाओं पर दोहरा कर खत्म करना, यानी एक ही वस्तु पर 2-3 तरह के टैक्स लगा दिए जाते थे तो लोगों को समझ में भी नहीं आता था, उसको खत्म करना था। मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी राज्यों के बीच व्यापार को आसान बनाना, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होता था तो टैक्स की बड़ी समस्याएं होती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, उसको हटा दिया सीधा। ठीक है ना, जीएसटी को हटा दिया, उस जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। परिणाम, व्यापार में पारदर्शिता, कर प्रणाली पारदर्शिता बनी और चोरी कम हुई। ठीक है, तो इससे एक फायदा हुआ कि भाई अब व्यापार में क्या हुआ, एक टैक्स है तो बीच में जो टैक्स होते हैं उनको चोरी नहीं किया जा सकता। कीमतों में बदलाव आया, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी कुछ कम हुई, क्योंकि इसकी कैटेगरी बना दी गई, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। तो इससे क्या हुआ, जिस रेंज की जो वस्तु थी कुछ कम, कुछ सस्ती हो गई और कुछ महंगी हो गई। आसान कर अनुपालन, कर जमा करना, रिटर्न फाइल करना आसान हो गया क्योंकि एक ही टैक्स है, आसानी से जमा हो जाता है। आर्थिक समृद्धि, दीर्घकाल में व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो टैक्स में समस्याएं आती थी लोगों को, उससे निजात मिली। ठीक है, तो उससे फायदा हुआ। तो ये जो थे उसके उद्देश्य थे और ये जो परिणाम निकले थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, मानव पूंजी क्या होती है? तो मानव पूंजी क्या है? शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के रूप में लोगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षा हो गई, कौशल हो गया और स्वास्थ्य, इसमें क्या होता है, लोगों को क्या कर दिया जाए, दक्ष कर दिया जाए, यानी अच्छा बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा, वो अपनी उत्पादन क्षमता को क्या करेंगे, खुद ब खुद बढ़ा लेंगे। भौतिक पूंजी क्या होती है? इसमें मशीन, उपकरण, इमारतों और अन्य भौतिक संसाधनों से क्या किया जाता है, लाभ कमाया जाता है। ये अमूर्त होते हैं, इससे सीधे नहीं देखा जा सकता और छुआ नहीं जा सकता। जैसे प्रशिक्षण हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, इनको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन क्या होती है कि जैसे जैसे क्या होता है इनमें दक्षता आती है तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे
इनकी जो क्षमता होती है वो बढ़ती है और ये क्या करते हैं और ज़्यादा पूंजी का निर्माण करते हैं। ये मूर्त होते हैं, इनको देखा जा सकता है। नए उपकरणों या मशीनों की खरीद और रखरखाव से बढ़ती है। ठीक है, तो अगर पूंजी बढ़ानी है भौतिक पूंजी तो क्या करें, नए संसाधनों का इस्तेमाल करें, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नए मशीनों को लेकर आए, तो उससे क्या होगी, पूंजी बढ़ेगी। जबकि अगर मानव पूंजी को बढ़ाना है तो क्या करें, प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ा दिया जाए। स्वास्थ्य खराब होने, उम्र बढ़ने या कौशल घटने से समाप्त होता है। ठीक है ना, तो ये कैसे खत्म होती है, अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका ह्रास होता है। और ये क्या होता है, समय समय पर उपयोग और रखरखाव की कमी से घिसावट होती है, तो वो भौतिक पूंजी जो होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये व्यक्तियों की ज्ञान और कौशल से जुड़ी उत्पादकता है, यानी इसमें क्या होता है, व्यक्ति का कौशल जुड़ा होता है। वहीं भौतिक वस्तुओं से जुड़ी उत्पादकता, जैसे मशीनों से उत्पाद होता है, तो ये क्या है, ये मशीन, यानी जैसी मशीन बनाएगी वैसा उत्पाद होगा। लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य के ज्ञान और कौशल बढ़ता है, वो नई नई तकनीकों को सीखता है और समझता है। तो इसमें किस चीज में निवेश किया जाता है, इसमें निवेश किया जाता है शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश उत्पन्न होता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, मशीनरी हो गई, भवन हो गए, तकनीक हो गई, उपकरण हो गए, तो इनसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में कैसे मदद करता है। यानी अगर मानव पूंजी का निर्माण किया जाए तो हम अर्थव्यवस्था का क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, तो देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में इस तरह मदद करता है, उत्पादकता बढ़ाता है। अगर मानव पूंजी को बढ़ा दिया जाए, मानव को क्या बना दिया जाए, शिक्षित बना दिया जाए, और एक मानव अगर स्वस्थ है तो वो क्या करेगा, उत्पादकता बढ़ा सकता है। शिक्षा और कौशल विकास से काम करने की क्षमता में सुधार होता है, यानी उत्पादकता बढ़ेगी ना अगर शिक्षित और कौशल व्यक्ति है तो। नवाचार और तकनीक का विकास करेगा, एक व्यक्ति नई नई तकनीकों को सोचता है। बेहतर ज्ञान और प्रशिक्षण से नए विचार और तकनीकों में विकसित होते हैं। स्वास्थ्य में सुधार, स्वस्थ लोग अधिक उत्पादन कर सकते हैं। उद्योगों का विकास, उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर नए व्यवसायों का निर्माण। ठीक है ना, यानी अगर एक ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, वो उद्यमशील होता है और वो क्या करता है, नए नए व्यवसायों का निर्माण करता है। इससे क्या होता है, मानव पूंजी के साथ साथ क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। आय और जीवन का स्तर बढ़ता है, अधिक आय से जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक विकास होता है, इससे समावेशी विकास और समता का प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना, अगर एक मानव पूंजी तो वो क्या करेगी, अच्छा समावेशी विकास करेगा ना, और समानता को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, अगर मनुष्य को एक पूंजी के रूप में प्रोत्साहित कर दिया जाए, उसे स्वस्थ शिक्षा और कौशल सिखा दिया जाए, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से अपना इन सब चीजों में क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, तो अपना अच्छे से आर्थिक विकास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या हैं। तो भारत में क्या समस्याएं, भारत क्यों मानव पूंजी निर्माण में पीछे रह जाता है, तो ऐसी क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्या ये है, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। तो बुनियादी सुविधाएं, योग्य शिक्षाओं की कमी। हमारे यहाँ जो है बुनियादी शिक्षाएं जो है वो अच्छे से नहीं दी जाती, शिक्षा सिर्फ नाम मात्र की है। नेक्स्ट, असमान शैक्षिक अवसर, ग्रामीण, शहरी और अमीर गरीब के बीच शिक्षा का असमान वितरण है। ठीक है ना, यानी जो व्यवस्था, जो शिक्षा ग्रामीण शहरों में नहीं मिलती वो शहरों में मिल जाती है। अमीर जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है वो गरीब नहीं कर पाता, तो ये सारी शिक्षा की जो है असमानता है। तो ये भी क्या होती है, ये मानव पूंजी के लिए प्रमुख समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, उत्पादन को प्रभावित करता है। ठीक है, उत्पादकता को प्रभावित करेगा भाई, स्वास्थ्य व्यक्ति जो ज्यादा उत्पादन करेगा और जो कमजोर व्यक्ति है या जो अस्वस्थ है वो क्या करेगा, कम करेगा, तो ये भी एक समस्या है। कौशल विकास का अभाव, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी से रोजगार के अवसर कम, यानी बेसिक शिक्षा दी जाती है जो किसी काम की नहीं होती, हमारे यहाँ कौशल वगैरह की शिक्षाएं जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, गरीबी और आर्थिक असुरक्षा, तो यहाँ पे हमारे यहाँ गरीब ज्यादा लोग हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी उतना ज्यादा निवेश नहीं हो पाता, जिससे ये समस्या है। असमान निवेश, सरकारी और निजी संस्थाओं में संसाधनों का असमान वितरण है। तो देखा जाए भाई, निवेश जो होता है वो सरकारी क्षेत्रों में जो है और जो निजी संस्थाओं में है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो जो निजी संस्थान है वो ज्यादा अच्छे से विकसित हो रहे हैं। ठीक है ना, वहां पे अगर देखा जाए प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज, ये सब जो है वो ज्यादा विकसित है, लेकिन वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, लेकिन वही सरकारी में इनकी जो क्षमता है वो थोड़ी कमजोर है, तो असमान निवेश है, गवर्नमेंट उतना ध्यान भी नहीं देती है। ठीक है ना, तो ये समस्या है। माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन एक सबसे बड़ी समस्या है। कुशल लोगों का विदेशों में प्लान, तो हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे और कुशल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विदेशों में जाके पैसा कमाना पसंद करते हैं, ना कि इस देश में। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, हमारे देश में मानव पूंजी को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ फायदा नहीं दिखता। नीतियों का अभाव है, सरकारी नीतियां और योजनाओं का प्रभाव क्रियान्वयन नहीं, यानी हमारे यहाँ जो नीतियां हैं वो बनाई नहीं जाती और जो बनाई जाती है उनका पालन नहीं किया जाता। तो ये हमारे यहाँ जो है प्रमुख समस्याएं हैं पूंजी निर्माण की, इसलिए हमारे यहाँ जो है पूंजी निर्माण नहीं हो पाता।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या महत्व है। ठीक है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य से किस तरह से मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व। शिक्षा, देखो, कौशल और ज्ञान बढ़ाने से लोग अधिक उत्पादक और कुशल बनेंगे। ठीक है, ये ठीक है। उच्च शिक्षा से बेहतर रोजगार और आय में वृद्धि हो सकती है। शिक्षा आर्थिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, यानी अगर शिक्षा दिया जाए तो मानव क्या कर सकता है, खुद ही पूंजी निर्माण के रूप में अपना योगदान देना शुरू कर देगा। तो मानव एक पूंजी है और उस पूंजी को अगर बनाना है तो शिक्षा पर ध्यान जरूरी है। स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य व्यक्ति अधिक कार्यदक्ष होता है। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की रोकथाम उत्पादकता को बढ़ाती है, ये हमने देखा। स्वास्थ्य लोग लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक स्वास्थ्य व्यक्ति भी जो है मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच बेरोजगारी की दर अधिक है, जबकि कम पढ़े लिखे लोगों के बीच बेरोजगारी कम है। इसके समाधान के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और खासकर पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि भाई वो पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसा रोजगार करना ही नहीं चाहते जहाँ पर उनको अच्छी सैलरी वगैरह ना मिल सके। ठीक है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ कदम तो उठाने ही चाहिए। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों में बेरोजगारी के प्रमुख कारण, पहला, कौशल की कमी। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में रोजगार योग्य व्यवहारिक कौशल का अभाव है। यानी हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है या उच्च शिक्षाएं जो हैं वो ये नहीं बताती कि एक व्यक्ति जो है वो इस शिक्षा से कैसे कौशल कमा सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भाई उनके पास कौशल ही नहीं है, तो और वो कौशल जो है वो रोजगार के लिए उपलब्ध ही नहीं होगा। यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसको लागू नहीं किया जाता। यानी कहा जाए कि जो शिक्षा दी जा रही है वो रोजगार ही नहीं दे रहा है, तो उससे कैसे हमें फायदा मिल सकता है, क्योंकि कौशल ही नहीं है। अप्रासंगिक शिक्षा प्रणाली, उद्योग की जरूरतों से मेल ना खाने वाली शिक्षा। यानी कि भाई अप्रासंगिक, यानी जो शिक्षा प्रणाली क्या है उसका कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। यानी कि जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज को सिखा के रोजगार दिया जाता है वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ज्यादा डिग्री धारक लेकिन रोजगार के अवसर सीमित है। तो जो लोग डिग्री लेकर आ रहे हैं और वो उस सीमित रोजगार में ही रह जाते हैं। ठीक है, यानी रोजगार तो हमारे पास सीमित है और डिग्री धारक बहुत सारे हैं, तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, तो हर किसी को तो रोजगार मिल नहीं पाता। तो ये भी एक समस्या है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। क्षेत्रीय असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां और उद्योगों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में और बुरा हाल है, वहां पे तो नौकरियां है ही नहीं, क्योंकि वहां पर उद्योग ही नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता में कमी है। जो हमारी उच्च शिक्षा है वो अच्छे किस्म की गुणवत्ता नहीं देती है। ठीक है ना, वो लोगों को सिखाती ही नहीं है कि कैसे आप भविष्य में और ज्यादा रोजगार को सृजित कर सकते हो। ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, क्या किया जा सकता है, कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। भाई कौशल विकास सिखाया जाए, यानी बच्चों को सिखाया जाए किस तरह से वो अपने कौशल का विकास करके खुद ही रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सुधार करना बहुत जरूरी है ताकि वे उद्योगों की जरूरतों के अनुकूल हो। यानी ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं जो उनकी जरूरत के हिसाब से हों, यानी जो उनको क्या दे सके, रोजगार दे सके। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना, तो व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चा अगर इस शिक्षा से क्या कर सके, वो व्यापार वगैरह कर सके या व्यवसाय कर सके, आर्थिक क्रिया कर सके। उच्च शिक्षा में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहिए। तो उच्च शिक्षा जो प्रशिक्षण की जगह है वहां पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकारी निवेश को बढ़ाना चाहिए। इंटर्नशिप और इंडस्ट्री साझेदारी बढ़ानी चाहिए। यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि भाई इंटर्नशिप प्रोग्राम करना चाहिए, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इंटर्नशिप करानी चाहिए और इंडस्ट्री के साथ साझेदारी करनी चाहिए, ताकि भाई वो मिलकर हर साल जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको क्या करें, वो भाई अपनी इंडस्ट्रीज में क्या दें, काम वगैरह दें। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। तो इनसे क्या हो सकता है, कुछ समाधान निकल सकते हैं और रोजगार के स्तर को क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड क्या है। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है कि नाबार्ड क्या है और किस तरह से ये काम करता है। देखिए, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एक सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, ठीक है ना, ग्रामीण का विकास करना था, कृषि से जुड़े कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देना था। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो था नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्या करना था, ग्रामीण विकास करना था, कृषि से जुड़े कार्यों को क्या करना था, वित्तीय सहायता देनी थी। यानी अगर उन्हें आर्थिक रूप से कुछ समस्या है तो वो चीज देनी थी उन्हें। ठीक है, तो नाबार्ड के कार्य क्या होते हैं, देखिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करना। ठीक है ना, बुनियादी ढांचा समझते हो आप, जनसंचार वगैरह हो गया, परिवहन वगैरह हो गया, ये सब चीजें। स्वयं सहायता समूह एसजी को समर्थन देना, यानी बहुत सारे जो एसएचजी होते हैं, स्वयं सेवी समूह होते हैं, उनको समर्थन देना। ठीक है, उनको भी आगे देखेंगे।
कृषि प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना, यानी कृषि के जो क्षेत्र हैं व्यापार से संबंधित हैं या किस तरह से उनको संभाला जाए, व्यापार किया जाए या कैसे अपने सामानों को बाजारों तक पहुंचाया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी जो है इनके लिए क्या करते हैं, वो मुहैया करवाते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है ना, तो मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, तो याद रखना नाबार्ड का कार्य क्या है। अगर आता है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू गए उपाय। तो देखिए हमारे यहाँ कृषि जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कृषि तो हो जाती है, लेकिन कृषि के बाद उसको बेचने के लिए जो समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है और किस तरह से गवर्नमेंट ने प्रणालियां बनाई हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या काम किए सुधार के लिए गवर्नमेंट ने। पहला, विनियमित बाजार बनाए हैं, यानी क्या किया गया भाई, एक ऐसे बाजार बनाए हैं जहां पर क्या कर सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो पारदर्शी बिक्री कर सकते हैं और किसानों को उचित मूल्य मिलता है। यानी किसान क्या करे, अपना सामान लेके जाए, जो भी उनकी फसल है, जो भी उसका उत्पादन है, वो ले जाके क्या करे, यहाँ पर बेचे आराम से, ठीक है ना, पारदर्शी बिक्री है। सहकारी समितियां बनाई गई हैं, सामूहिक बिक्री और बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। तो भाई सामूहिक बिक्री यानी बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप जिसको चाहें जहां पे आपका दाम सही लगता है वहां पर बेच सकते हैं। भंडारण सुविधाएं दी गई हैं, यानी उपज को सही समय पर बेचने में मदद। भंडारण है, अगर आपको लगता है भाई आप अभी स्टोर करके बाद में इसको बेचना चाहते हैं, तो ये व्यवस्थाएं करी गई हैं। सब्सिडी वाला परिवहन शहरी बाजारों में उपज लाने में सहायक है, यानी सब्सिडी दी गई है कि भाई अगर मान लीजिए आपको अपना सामान जो है वो कहाँ बेचना है, शहरी बाजारों में बेचना है, तो आपको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी वाले परिवहन दिए जाएंगे। सूचना प्रसार है, मीडिया के जरिए मूल्य और बिक्री की जानकारी गवर्नमेंट समय समय पर क्या करती है, मीडिया के जरिए बताती है भाई कौन सी फसल का कितना मूल्य और कितनी बिक्री की जानी चाहिए, ठीक है। एमएसपी नीति, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल की निश्चित कीमत पर खरीद की जाती है, तो एमएसपी तय कर दिया गया है, ताकि भाई अगर लगता है किसी को कि उसकी कीमत जो है इससे क्या होता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट क्या होती है पहले से तय कर देती है कि अगर किसी को लगता है कि भाई उसने जो फसल उगाई है, ठीक है ना, उसको दाम नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको घाटा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पहले से क्या एमएसपी तय कर देती है कि भाई कम से कम जितना उन्होंने लगाया हुआ है उसके प्रॉफिट के साथ तो कम से कम उनको मिल जाए। तो एमएसपी की जो नीति है वो भी जो है इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा तय करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, सहकारी समितियां क्या है और उनके क्या उद्देश्य हैं। सहकारी समितियां क्या होती हैं, देखिए सहकारी समितियां ऐसे संगठनों का समूह होती हैं जहां लोग एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से क्या करते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, ठीक है। सहकारी समितियों के उद्देश्य क्या होते हैं, देखिए इसका होता है सामूहिक क्रय विक्रय, यानी लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपने उत्पादन को खरीद और बेच सकते हैं। उचित मूल्य, किसानों को उनकी उपज का क्या मिलता है, उचित मूल्य मिल जाता है। लागत कम करना, यानी बीज, उर्वरक और उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था होती है। वित्तीय सहायता, सदस्यों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना, ये व्यवस्था होती है। शिक्षा और जागरूकता, सदस्यों को आधुनिक कृषि और विपणन की तकनीकों को समझाना होता है। सामुदायिक विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार पेपर में आता है कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। तो देखिए स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप या एसएचजी भी कहा जाता है इसको, एक संगठनात्मक ढांचा है जो कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर ग्रामीण गरीबों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक स्थायी पहुंच नहीं है, जैसे छोटे सीमांत किसान, कृषि और गैर कृषि मजदूर और कारीगर, यानी ये उनके लिए बनाया गया है भाई जो औपचारिक तौर पर जो है वो ऋण नहीं ले पाते हैं, इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए क्या बनाया गया, इन लोगों ने अपना स्वयं हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु अगर समझे तो एसएचजी सदस्य नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पैसे को इकट्ठा करके एक साथ क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एक जगह रखते हैं कमेटी के तौर पर। एकत्रित धन से सदस्यों को कम ब्याज पर, यानी जो पैसा इकट्ठा होता है कम ब्याज दर पर, अगर किसी को जरूरत है तो क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, ब्याज पर पैसा दिया जाता है। ऋण को छोटी किस्तों में चुकाना होता है और साथ में अगर उसको वापस करना है तो क्या कर सकता है, छोटी छोटी किस्तों में इसको चुका सकता है। मार्च 2012 तक 43 लाख से अधिक एसएचजी बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए हैं। तो देखा जा सकता है कि बहुत सारे जो सरकार जो बैंकिंग व्यवस्था है वो भी क्या करती है, इनको प्रोत्साहित करती है। तो लगभग 43 लाख जो है एसएचजी ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। एसएचजी में महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका, देखिए इसमें महिलाओं ने बेहद अच्छी भूमिका निभाई और महिलाओं को सशक्तिकरण मिलता है क्योंकि अपनी छोटी छोटी बचतों से क्या करती हैं, अपने बहुत सारे काम कर लेते हैं।
उधार का मुख्य उद्देश्य उपभोग से जुड़ा है, जबकि कृषि उद्देश्यों के लिए लोग कम उधार लेते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी ये समस्या है कि लोग अपने निजी कामों के लिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। कृषि या व्यापार या और किसी काम के लिए ये लोग कम उधार लेते हैं। तो ज़्यादातर इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि स्वयं उपभोग के लिए ज़्यादा होता है, यानी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़्यादा इस ऋण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति क्या है। ठीक है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, श्वेत क्रांति जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, भारत में दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक क्रांति थी। ठीक है, तो ये मेन इसका काम क्या था, डेयरी उद्योगों को प्रोत्साहन करना और विकास करना था। इसे ऑपरेशन फ्लड नाम से भी जाना जाता है, और इसका नेतृत्व जो किया था वो क्या था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। इसका आरंभ 1970 में हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ठीक है, तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत ने क्या किया, दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा जो था वो देश बन गया। इस क्रांति ने न केवल दूध की उपलब्धता को बढ़ाया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार और रोजगार के नए अवसर भी जो थे वो क्रिएट किए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो श्वेत क्रांति थी एक बहुत बड़ा कदम था देश के आर्थिक विकास के लिए, और ये जो विकास हुआ था वो किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो डेयरी उद्योग क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक खेती सतत विकास को कैसे बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जैविक खेती है जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत सारी समस्याएं हैं और सतत विकास के लिए भी ये जरूरी है। पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जमीन हो गई, वायु हो गई, ठीक है, या खान पीन हो गया, तो इसमें क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य की सेहत को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती जो है एक बहुत अच्छा विकल्प है। ठीक है, जैविक खेती विकास को कई तरीकों से बढ़ावा मिलता है। जैसे इससे क्या होता है, देखो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों की बजाय प्राकृतिक खादों का उपयोग होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार होता है, एक ये फायदा है। दूसरा, जल संरक्षण। जैविक खेती में प्राकृतिक तरीके अपनाए जाते हैं जिससे पानी की खपत कम होती है और जल स्रोतों का संरक्षण होता है। बायो डायवर्सिटी का संरक्षण, यानी जैविक खेती में फसलों की विविधता को बढ़ाया जा सकता है एक साथ, और जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है। ठीक है ना, तो जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है और प्राकृतिक परिस्थितियां तंत्र संतुलित रहती हैं। ठीक है, इससे हमारे जो जमीन है उसकी उर्वरता क्षमता भी जो होती है वो खराब नहीं होती है। स्वस्थ और पर्यावरण की सुरक्षा। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग न करने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव होता है वो कम होता है इससे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। जैविक खेती कार्बन उत्सर्जन को कम करती है क्योंकि इसमें कम ऊर्जा और रासायनिक उत्पादों का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये फायदेमंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकस्मिक और अनौपचारिक रोजगार से संबंधित दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इनको समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आकस्मिकरण क्या होता है, यानी कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क होता है, इसका मतलब है कि रोजगार में स्थायी नौकरी की तुलना में अस्थायी या आकस्मिक नौकरियों का हिस्सा बढ़ रहा है। यानी अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनको वो किसमें ट्रांसफर हो गए, जिनको कभी कभी रोजगार मिल रहा है। ठीक है ना, अस्थायी है या फिर कभी कभी उनको रोजगार मिल जाता है। इन नौकरियों में श्रमिकों को नियमित सुरक्षा, लाभ और नौकरी की स्थिरता नहीं मिलती है, ये समस्या है। आकस्मिक मजदूरों को नौकरी की सुरक्षा, छुट्टी और अन्य सुविधाएं कम मिलती हैं, तो ये सब सुविधाएं उनको मिलती नहीं है, तो ये इनके लिए क्या है, यानी जो हमारी वर्कफोर्स है या जो हमारा कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहा है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को एक नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा है और लोग क्या है, बेरोजगारी की कगार पर जाते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, गरीबी और बेरोजगारी और ज़्यादा हो रही है। अनौपचारीकरण, ठीक है, इनफॉर्मलाइजेशन। देखिए, इसका मतलब है कि औपचारिक क्षेत्र के मुकाबले अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अनौपचारिक जो क्षेत्र, औपचारिक जो क्षेत्र है वहां पर काम करने वाले आपको कम मिलेंगे, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में जो है वो काम करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है, वो दिन पर दिन बढ़ रही है। तो औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिलती इनको, क्योंकि भाई अनियमित है, वो औपचारिक तो है नहीं। सामाजिक लाभ भी उनको नहीं दे पाता, निश्चित वेतन जैसे अधिकार भी नहीं मिल पाते। ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि भाई एक बंदे ने काम पर रख लिया है,
कुछ दिन काम दे रहा है फिर उसके बाद निकाल दे रहा है, तो इन सब चीज़ों में इनको क्या होता है, ये सब सुविधाएं नहीं मिलती। ये प्रवृत्ति उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ नियमों का पालन और श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण कम होता है। तो ज़्यादातर उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ पर ये नीतियाँ जो हैं, जो बनाई गई हैं कानून नीतियाँ, वो लागू ही नहीं होती। ठीक है, तो इसको समझ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के प्रभाव और उनके कारण। तो भारत में बेरोजगारी के क्या कितने प्रकार हैं ये समझते हैं। ठीक है, भारत में पहली जो है वो है प्रसन्न बेरोजगारी, जब ज्यादा लोग काम में लगे हों लेकिन उनका काम उत्पादन में मदद नहीं करता, यानी काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन उत्पादन में कोई मदद नहीं है। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया और जरूरत से ज्यादा लोग होना, यानी एक कृषि क्षेत्र पे 2 लोग काम कर सकते हैं, वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद आता है मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को साल के कुछ महीनों में काम मिलता है और बाकी समय वो बेरोजगार रहते हैं। तो इस जैसे कृषि हो गया, पर्यटन हो गया, निर्माण उद्योगों में मौसमी काम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आगे संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जब आर्थिक बदलावों के कारण रोजगार खत्म हो जाते हैं, जैसे तकनीकी विकास, कौशल की कमी और आर्थिक सुधार। ठीक है, यानी कि लोग क्या हैं, नौकरी तो कर रहे थे लेकिन आर्थिक बदलाव आए, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, उनका रोजगार खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उस तकनीक को नहीं सीखा। तो तकनीकी विकास के कारण क्या हुआ, उस तकनीक की वजह से भी बहुत सारे लोग हट गए वहां से। कौशल की कमी है, ठीक है ना, यानी जो नए कंप्यूटराइज ये सब चीजें सिस्टम आ जाती हैं, तो उसमें जो मजदूर हाथ से काम करते हैं उनको क्या होता है, हटा दिया जाता है, तो इस वजह से होता है। ठीक है ना, आर्थिक सुधार आते हैं तो उनको लगता है भाई कुछ कमी करनी चाहिए, तो उसकी वजह से हो जाता है। चक्रीय बेरोजगारी, जब आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, यानी आर्थिक मंदी आ गई तो लोग क्या करते हैं, अपने काम को सीमित करना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे आर्थिक संकट हो गया या मांग में कमी आ गई और उद्योगों का धीमा होना, तो इससे क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी। यह लोग नौकरी बदलते समय स्थायी रूप से बेरोजगार होते हैं, नई नौकरियों की तलाश या स्थानांतरण। ठीक है ना, तो प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है, जब लोग क्या होते हैं, अस्थायी रूप से बेरोजगार होते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जा रहे हैं, तब वो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी क्या होती है, शहरों में पर्यटन नौकरी ना मिलना, जैसे शिक्षा की कमी के कारण, कौशल की कमी के कारण और उद्योगों का धीमा विकास, तो इस वजह से लोगों को जो है शहरों में नौकरी नहीं मिलती, तो इसे क्या कहते हैं, शहरी बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है, गांव में काम की कमी, जैसे कृषि पर अधिक निर्भरता, भूमि की कमी और तकनीकी विकास का अभाव। ठीक है, तो इससे क्या होता है, गांव में जो होती है वो बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं, देखिए बेरोजगारी का पहला कारण है आबादी में वृद्धि, यानी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, संसाधन कम होते हैं, ठीक है, तो लोगों को क्या मिलता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान और कौशल आधारित ना होना, यानी जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उनके पास कौशल नहीं है, इसलिए भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है। कृषि पर निर्भरता है, बड़ी संख्या का कृषि पर अत्यधिक निर्भर होना, जो काम रोजगार प्रदान करता है, तो ज्यादातर आज भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या जो किस पे डिपेंड है, वो कृषि पे। आगे औद्योगिक विकास की कमी, उद्योगों में रोजगार के अवसरों की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है जितना चाहिए, जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से औद्योगिक विकास भी नहीं है, तो इसलिए भी हमारे यहाँ देखने को कमी मिलती है। तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी उन्नति के कारण कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी है, जिससे अनुकूलन में कठिनाई होती है। ठीक है ना, तो देखिए तकनीक में परिवर्तन होने से कुछ नौकरियां मिलती हैं और कुछ नौकरियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो ये भी एक समस्या ही है। असमान आर्थिक विकास, शहरों में अधिक रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवसर होना, यानी हम देखते हैं आर्थिक गतिविधि ज्यादातर कहाँ होती है, वो शहरों में होती है, तो वहां पे रोजगार ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कम है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकारी नीतियां और कार्यक्रम। तो हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम स्थापित किए हैं जिससे वो लोग क्या कर सके, बेरोजगारी को कम कर सकें। तो देखिए पहला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। इस ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है। एक ये नीति है, ठीक है ना, एक योजना है जिसमें लोगों को ग्रामीण स्तर पर 100 दिन का काम मिलता है। अगर 100 दिन का काम नहीं मिलता तो उसके बदले क्या दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। तो ये एक योजना है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, युवाओं के कौशल के विकास के लिए योजना बनाई गई है ताकि लोग अपने लिए रोजगार सृजित कर सकें। मेक इन इंडिया, मेन निर्माण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाना, यानी देश के अंदर ही सामान बनाओ जिससे रोजगार बढ़ेगा। स्टार्टअप इंडिया, यानी उद्यमशीलता को प्रोत्साहन करना, यानी जो उद्यम लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको क्या देती है, प्रोत्साहन देती है, ठीक है, पैसे वगैरह देती है उनको, ठीक है, तो और प्रोत्साहित कर और नए रोजगार सृजन कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, स्टार्टअप इंडिया एक कार्यक्रम चलाया था भाई, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको प्रोत्साहन देती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, जो छोटे उद्योग है उनको पैसे देती है ताकि वो क्या कर सके, रोजगार सृजित कर सके। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है ना, तो इसमें शहरी गरीबों को रोजगार और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाता है कि भाई किस तरह से डिजिटल क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजों का, कंप्यूटर और इन सब क्षेत्रों में क्या किया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, इसमें छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। ये हमारे मिड टर्म का पूरा सिलेबस है, आप इस क्वेश्चनों को कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये रिपीट होकर पेपरों में आते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।